इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए जी बिजनेस और चॉइस ब्रोकिंग की एक खास पहल, भरोसे की चॉइस, जिसका कामयाब सफर पहुंचा दिल्ली में। मकसद था लोगों को निवेश के प्रति जागरूक करना। इवेंट का हिस्सा बनने के लिए लगी ये लंबी कतारें इस मुहिम के प्रति लोगों के भरोसे को साफ दिखाती हैं। भरोसे की चॉइस एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका लक्ष्य लोगों को इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए प्रोत्साहित करना है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के सीईओ विकास खेमानी और चॉइस के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल पोद्दार ने दीप जलाकर इस इवेंट की शुरुआत की। इस इनिशिएटिव में चॉइस ब्रोकिंग के रोल को समझाने के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट पंकज राय ने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी बात रखी। दिल्ली के इस इवेंट में सबसे खास और लोगों के लिए सबसे फायदेमंद सेशन था हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसमें जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के सीईओ विकास खेमानी और चॉइस के एमडी कमल पोद्दार ने लोगों को निवेश के गुरु मंत्र दिए। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अनिल जी, पहले तो ये बता सकें, इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या कोई सही उम्र होती है, कोई एज होती है, या द अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी शुरुआत करें उतना बेहतर? देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआत करने के लिए सबसे सही समय होता है कल। जिनको करना है उनके लिए कल जो जा चुका था, और जिनको नहीं करना है उनके लिए कल जो आने वाला है, राइट। जिनको नहीं करना है वो कल पे टालते रहेंगे, और जिनको करना है वो कल कर चुके हैं। सो मेरा ये मानना है, सिंपल सी चीज़ है कि भाई इन्वेस्टमेंट्स में तो भगवान एक ही हैं, वॉरेन बफेट साहब, जिन्होंने 12 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, और वो ये कहते हैं कि मैं तो लेट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो 40 का हो गया, मैं 30 का हो गया, अब मैं क्यों करूँ, राइट। जब 12 साल वाला भी बोल रहा है मैं लेट हो गया, इट्स बेटर लेट देन नेवर। सो जब जागो तभी सवेरा। अब नई जनरेशन जो आ रही है ना, वो किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करने वाली नहीं है, बिल्कुल, राइट। अब वो 40 साल 45 साल की उम्र में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, वो आज 18, 20, 22, 25 में, अब वो किसी कहीं भी करें, कैसे भी करें, इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें, क्रिप्टो करें, जो करें। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस देश में बहुत बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो आजकल का युवा है वो डेफिनेटली इस बात को लेकर समझदार हो रहा है। सो हमें ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखो, हिंदुस्तान का समय अगर इतना अच्छा चल रहा है, अगर पैसा बनता है तो लोग अपने आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अगर मार्केट में पैसा बन रहा है तो यूथ को अपने आप वो रास्ता मिल जाता है। आई एम श्योर हमारा काम सिर्फ इतना होना चाहिए, जो लोग यंग हैं जल्दी शुरुआत करें, और अगर हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को थोड़ा गाइड कर सकें, पैसे की अहमियत क्या है, सेविंग की अहमियत क्या है, उनको बैंकिंग प्रॉपर सिखाएं, पैसा बचाना सिखाएं, और पैसा बचाकर उसको ठीक से रेगुलर डिसिप्लिन तौर पर इन्वेस्ट करना सिखाएं, तो ये बड़ा अचीवमेंट होगा। जी, हम विकास जी के पास चले, उससे पहले एक आपसे राय लेना चाहेंगे। अनिल जी, हम 25 की अब शुरुआत हुई है, 24 में जो रिटर्न्स रहे उसको आप किस तरह से देखते हैं, उस बैकड्रॉप में जब ग्लोबल टेंशन्स रही हैं, वॉर्स रही हैं, अनसर्टनिटीज़ रही हैं, चुनाव रहे हैं, उन सब के बीच में 24 के रिटर्न्स को आप कैसे देखते हैं? फिर विकास जी आपके पास आ रहे हैं। जो आपने ये सारी टेंशन गिनाई ना 2024 वाली, ये ना पहली बार हुई ना आखिरी बार है, ये हर बार रहेगी। देखिए, अगर सारी टेंशन ख़त्म हो जाए तो ये आपको निफ्टी जो 25,000 की दिख रही है ना, 1 लाख की दिखेगी। तब थोड़ी आपको पैसा लगाना है। पैसा तो जब टेंशन है, अनसर्टेनिटी है, चिंताएं हैं, तभी तो अच्छा भाव और अच्छा समय दोनों एक साथ नहीं आते। आपको क्या चाहिए जी? अगर सस्ता खरीदना है तो ख़राब माहौल में ही मिलेगा। अगर पिछले 9 साल से इंडियन मार्केट्स हर साल पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, 9 साल से हमने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, ये बहुत बड़ी बात है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आगे का देखें, सो ये वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन मार्केट में 2025 में
2024 से ज़्यादा पैसा बनेगा। और क्यों बनेगा वो बताता हूँ। विकास जी शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन विकास जी आप सहमत नहीं है इसलिए बनेगा। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने जितने लोगों के इंटरव्यू किए हैं न्यू ईयर पे, जितने लोगों के, और जितने लोगों के मैंने 2024 के शुरुआत में किए थे, मतलब 2023 के अंत में, सबका व्यू क्लियर था। और पिछले साल बहुत पैसा बन गया, इस बार कम बनेगा। इस बार भी सबका व्यू है, पिछले साल, इस साल बहुत बन गया, अब अगले साल कम बनेगा। तो 25 से आप उम्मीद कर रहे हैं? बहुत बनेगा, बहुत बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बनेगा। विकास जी, तो आप बताइए 25 से कैसी एक्सपेक्टेशन है और FIs का रुख कैसे रह सकता है? देखिए, जैसे अनिल जी ने कहा कि इक्विटी इन्वेस्टिंग जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है। जस्ट बिकॉज टर्न ऑफ कैलेंडर हैपन्स, हम लोग ये हमारे मेजरमेंट करते हैं कि अब 24 में कितना बना, 25 में। मार्केट ये देख के रिटर्न थोड़े देता है कि अभी दिसंबर आया, जनवरी आया। तो ये तो एक अपनी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज रहती है कि 24 में कितना बना, 25 में। द वे टू सी इज कि इक्विटीज़ में लॉन्ग टर्म में कितना पैसा बना 5, 10, 15 साल के अंदर, राइट। और उसकी आप चाहे हिंदुस्तान का बाजार हो या बाहर के, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो चाहे आप पिछले 20 साल में देख लो, 30 में देख लो, 40 में देख लो, एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आया। जो हमारी देश की GDP बढ़ी, कैपिटल मार्केट का मार्केट कैप बढ़ा, निफ्टी बढ़ी, रिटर्न्स आए, राइट। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग को कैलेंडर ईयर के पर्सपेक्टिव से देखना ही नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। इक्विटी इन्वेस्टिंग को, और लोग ये बोलते हैं कि 24,000 के निफ्टी पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं भी वापस बोलता हूँ कि हम कभी भी निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करते, हम कंपनीज और स्टॉक्स में और मैनेजमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। विकास जी, ये बता सकें, जैसे भारत को इन उठापटक के बीच में एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है, अर्थव्यवस्था में हमने देखा गतिविधियां भी रही हैं, लेकिन अभी पीछे जो थोड़ा धीमापन आया है, क्या आप इकोनॉमी में मोमेंटम को लौटता देख रहे हैं? आने वाले क्वार्टर्स में कैसे आपको चाल दिख रही है? मैंने जो इंडिया की करंट सेटअप देखी है, जो करंट पिछले समय में चल रहा है, ये अगले 10-15 साल, 20 साल की स्टोरी है। जो अमृत काल जिसको बोलते हैं, बाय 2047 इसमें इतना पैसा बनेगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आई थिंक जो सेटअप इंडिया की ग्रोथ की है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट हमारे हिस्टोरिकल टाइम को देखते हुए भी, राइट सर। तो अगर ऐसा जब सेटअप होता है तो वो 1-2 क्वार्टर का आगे पीछे अच्छा ना अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भाव नीचे होंगे, तो उसको आप उस तरह से देखो। जो कभी भी कोई करेक्शन आए, स्लो डाउन आए, और वो आएगा, लंबी जर्नी में वन वे नहीं जाएगा, तो वो आएगा। जब आए उसको अपॉर्चुनिटी देखो, राइट, रिस्क मत देखो। तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, रिस्क नहीं मानता। ओके, कमल जी आपके पास आ रहे हैं, पर अनिल जी उससे पहले आप बता सके तो अभी कोई थीम आपको जो दिख रही हो, कुछ सेक्टर्स जो प्रॉमिसिंग लग रहे हो, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा जोर देना होगा? और जैसे आपने कहा रिटर्न्स तो आएंगी, कैसे बढ़ा जाए, क्या इसको लेकर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एक अच्छी बात ये हुई कि थोड़े ऊपर के लेवल से मार्केट करेक्ट हो गए, लगभग 10% का करेक्शन, 3 महीने का टाइम वाइज कंसोलिडेशन करेक्शन हमने लंबे टाइम बाद देखा। अब तक हमारी आदत नहीं थी कि मार्केट इतना भी घटता है। स्टॉक्स तो कई सारे 30-40% से 50% तक भी घटे हैं। तो एक जो अच्छे हेल्दी करेक्शन की बात जो विकास जी कर रहे थे, वो मार्केट को दिखा है। अब रहा सवाल आपका कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए। सो सिंपल सी चीज़ है कि देश में क्या बदल रहा है, क्या बेहतर हो रहा है, वहीं पर आपका पैसा बनेगा, राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें पसंद है वो है एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मार्केट। मेरा पॉइंट सिंपल है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी, कोई CDSL टाइप की, कोई रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, कैम्स, कैफिन टाइप, कोई म्यूचुअल फंड्स। देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा बिजनेस बनाता है जिसमें आपको कस्टमर को ढूंढना नहीं है, कस्टमर ढूंढते ढूंढते आपके पास पहुंचता है। तो बहुत लंबे समय बाद ब्रोकिंग बिजनेस में ऐसा हुआ है कि लोग ढूंढते किस ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाऊं, राइट। पहले ये इनको ढूंढना होता था। गोल्ड, आज तक हिंदुस्तान में क्यों गोल्ड में पैसा बनाए लोगों या गोल्ड के जो भी गोल्ड का बिजनेस करने वाले लोग हैं, क्योंकि आपको कस्टमर ढूंढने की, हर आदमी को लगता है मुझे गोल्ड खरीदना है, अपने आप पहुँच जाता है ढूंढ के गोल्ड वाले, राइट। दूसरा, न्यू एज ई-कॉमर्स कंपनीज जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ हैं, नो डाउट ये साल 2024 थोड़ा इनको बहुत पैसे बना के दिया तो थोड़ा कम बनेगा, थोड़ी स्पीड कम हो सकती है। लेकिन आपकी हमारी जो आदतें बदल रही है, पहले कैसा था, हम हर चीज़ मतलब अलग तरीके से खरीदते थे, आजकल सबकी आदत पड़ गई। पहले 12 महीने का स्टोर करके रखते थे खाने पीने का सामान, अब 12 मिनट में सामान मिलता है आपको।
सो आदतें बदल गई और बिगड़ गई है। जहाँ जहाँ कंज्यूमर की आदतें बिगड़ेगी वो कंपनियां पैसा बनाएगी। Right, ये दूसरी थीम है आपकी। तीसरी, कैपेक्स सरकार को करना ही है, ग्रोथ वापस लानी है और आएगी भी, 100% आएगी। सो एनीथिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू कैपेक्स, जिसमें कैपिटल गुड्स हो गए आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सीमेंट हो गए, ये 3-4 सेक्टर जो है जिनको मैं एक ही मानता हूँ कैपेक्स से जुड़े हुए, मैन्युफैक्चरिंग वाले हुए, इनमें बहुत पैसा बनेगा, अभी भी बहुत पैसा बनेगा। कमल साहब, आप इसी बात को आगे बढ़ाएं कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए जब आगे बढ़ा जाए तो किस तरह से आप इसकी पल्स को, इसकी नब्ज को कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि मार्केट को टाइम करना एक इन्वेस्टर के लिए थोड़ा मुश्किल भी रहता है, रिस्की भी है। तो क्या डिसिप्लिन फॉर्मेट से एसआईपी का रूट के जरिए आगे बढ़ा जाए या किस तरह से बढ़ा जाए, और आप जो भी ट्रेंड्स हैं उनको कैसे आप रीड कर रहे हैं? जैसे अनिल जी ने अभी बताया, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। पहली बात तो यही समय है और सही समय है। दूसरी, आज जो अर्निंग्स के लेवल बढ़ रहे हैं, आज हिंदुस्तान में जिस लेवल की ग्रोथ, कल तक हम मोबाइल के लार्जेस्ट इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। आज से 7-8 साल पहले अगर आप ये प्रोग्राम करते और आप बोलते कि हिंदुस्तान डिफेंस में एक्सपोर्ट करेगा, तो शायद हो सकता है कि लोग हंसते। लेकिन लास्ट ईयर हमने 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। रेलवे, हम जो 100% इंपोर्टर थे वो हम एक्सपोर्टर हैं। तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो अगले 10 साल के लिए तैयार हो रही है, 15 साल के लिए जो तैयार हो रही है, और इसमें जो न्यू जनरेशन जिसको जेन जी बोलते हैं वो, और एक चीज़ मैं बताऊं, वो ये टिप बेस इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, वो बहुत स्मार्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये ट्रेंड एक अच्छे भारत और विकसित भारत को बताता है। मतलब, और ये मतलब केवल टिप बेस या वो स्केम बेस या वैसा नहीं है। राइट साहब। तो विकास जी, तो फिर जो एक तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और एक तरफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, आपका अनुभव क्या दिखाता है? बेटर रिटर्न्स के लिए क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बीट करती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को? देखिए, देयर आर 1000 वेज टू मेक मनी, प्रोवाइडेड आपको जैसा आता है। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाला भी बहुत अच्छे हैं, पर वो उनके फुल टाइम एक्सपर्टीज़ है, उसी में वो करते हैं। जनरली स्पीकिंग आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही वेल्थ क्रिएट हो सकती है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करें आम आदमी जो शेयर मार्केट में फुल टाइम नहीं है, पर जो अपने काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, वो कैसे वेल्थ क्रिएट करे। जो आदमी फुल टाइम अपना करियर इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में करता है, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। तो वो जो एक सेगमेंट है, उसके लिए वेल्थ क्रिएशन का एक ही तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और आप उसमें कैसे स्ट्रक्चरली धीरे धीरे अपना एक्सपोजर बढ़ाते जाएं। ये फैक्ट है, अगर वेल्थ बनानी है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? राइट। वो आप ट्रेडिंग से बनाओ। हाँ, तो वही फॉर्मूला चाहिए। तो ट्रेडिंग जिसका जो 100% मार्केट में काम कर रहा है, जिसने अपना फुल टाइम जॉब उसको बनाया है, ट्रेडिंग अगर उसको पकड़ में आती है, तो ट्रेडिंग में जब भी आप लिमिट क्रॉस करते हो तो आप उलझते हो। आप लिमिट में ट्रेड करोगे, आप नहीं उलझोगे। तो लिमिट में ट्रेड करते हुए जो भी आपने पैसा बनाया है उसको आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में डालिए, तभी आपकी वेल्थ बनेगी। राइट साहब। विकास साहब, ये बताइए, जब आप कोई भी स्टॉक पिक करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? कई फैक्टर्स होते हैं और उसमें मैनेजमेंट भी कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए 3 ही बातें होती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी मैनेजमेंट कौन है और कैसे लोग हैं, और तीसरा उसका वैल्यूएशन क्या है। तीनों से ज़्यादा चौथी कोई चीज़ नहीं होती है। राइट ना, उसमें हर चीज़ का अलग अलग महत्व होता है। बिजनेस मॉडल का अपना महत्व कि वो बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी उसके रिटर्न रेशियोज कैसे है, कंपनी का मोड कैसा है। बट उससे भी ज़्यादा महत्व की और सबसे महत्व की बात इन तीनों के अंदर है, वो है मैनेजमेंट। कि वो कंपनी को जो चला रही है, वो बिजनेस, वो टीम कैसी है, सीईओ कैसे हैं, प्रमोटर्स कैसे हैं। क्योंकि बिजनेस आगे पीछे हो सकता है, पर अगर मैनेजमेंट टीम अच्छी होगी तो बिजनेस को ठीक कर लेगी। और अगर बिजनेस मॉडल थोड़ा आगे पीछे हुआ, बिजनेस मॉडल अगर डिसरप्ट हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, तो अगर कैपेबल कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट होगा तो उसको चेंज कर लेगी। तो मैनेजमेंट को कैसे असेस करने के लिए ब्रॉडली हमारा एक मतलब 3 चीज़ें हम लोग देखते हैं: कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी एंड ड्राइव। कॉम्पिटेंस मतलब उनको कितना समझ में आता है, जो भी करते हैं उस चीज़ में उनकी कॉम्पिटेंस है कि नहीं है। राइट। और दूसरी चीज़ है इंटीग्रिटी, कि भाई उनमें इंटीग्रिटी है, उनकी नीयत कैसी है, साफ नीयत नहीं होगी तो कॉम्पिटेंस होते हुए भी हमने देखा है बहुत सारे लोग बहुत कैपेबल होते हैं, पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए पैसा नहीं बनाते हैं, जो मतलब वो पूरा कंपनी बिजनेस को उड़ा देते हैं। और तीसरा ड्राइव, कि भाई उनमें हंगर कितनी है, भूख कितनी है ग्रो करने की, बड़ा होने की। राइट। अगर कॉम्पिटेंस है, इंटीग्रिटी नहीं है,
तो मेरा पैसा नहीं बनेगा, कॉम्पिटेंस है, इंटीग्रिटी है, ड्राइव नहीं है तो ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। अनिल जी, अब बजट आने वाला है, हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट्स को बजट के जरिए किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं? क्योंकि मिडिल क्लास की नज़र रहती है सेक्शन 80C पर। अब 80C में लंबा अरसा हो चुका है, उसमें 1.5 लाख की लिमिट है, उसमें फेरबदल ही नहीं हुआ है। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो उसके बेनिफिट हैं, नए रिजीम में तो उसके बेनिफिट्स भी नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं इट गिव्स मोर इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर के हाथ है, और वो फ्रीडम से अपना कहीं इन्वेस्ट करना चाहें, उनको 80C के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देने हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स को हम कैसे बढ़ावा देंगे? हिंदुस्तान में कोई भी काम करने का एक ही मोटिवेशन होता है, टैक्स बचाना, राइट? तो मैं ये चाहूँगा कि वित्त मंत्री जी ने जो पिछली बार टैक्स बढ़ाया उसको कम करें पहले तो, फिर उसके बाद एक ऐसी स्कीम लेकर आए जनधन योजना टाइप, जिसमें जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जिनके पहली बार डिमेट अकाउंट खुल रहे हैं, जिसका पहली बार म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बन रहा है, ठीक है, उन इन्वेस्टर्स को 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वॉट एवर अमाउंट यू डिसाइड, उतना इन्वेस्टमेंट पे वो जब भी जितना भी पैसा बनाए उसको आप टैक्स फ्री कर दीजिए। अपने आप आदमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेगा, क्योंकि जैसे अगर आपने निकाला तो 30% टैक्स लग जाएगा, 1 साल, 3 साल, 5 साल, जो उनको रखना है, राइट? आप स्कीम से स्पेसिफाइड कर दीजिए, राइट? आपको है ना इस मार्केट में लोगों को लाना है। कोई भी फॉर्मूला बना के एक स्कीम बनाइए जिसमें हर एक घर में आपके इन्वेस्टर पैदा हो। और मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, प्योरली इन्वेस्टमेंट। या आप बोल दें कि 5,000 रुपये तक की SIP अगर आप 5 साल तक करेंगे, 10 साल तक करेंगे तो टैक्स फ्री है। क्या दिक्कत है उसमें? कौन सा उसमें सरकार के खजाने से कुछ नहीं जा रहा है, ना कम पड़ रहा है, राइट? सो आप एक माहौल बनाइए देश में इन्वेस्टमेंट का। जब भी आपको कुछ बड़ा करना होता है तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। और हिंदुस्तान में कोई भी नई चीज़ आपको करनी है, उसका एक ही तरीका है, जिस चीज़ में आपका टैक्स बचेगा देश की जनता उधर अपने आप पहुंच जाएगी। विकास साहब, आप भी एक 80C पर बजट पर एक नज़रिया देते, आपकी किस प्रकार की उम्मीदें हैं? हम ये देख रहे हैं 80C में तो सब कुछ है, PPF भी है, यूलिप भी है, होम लोन प्रिंसिपल भी है, ट्यूशन फी भी है, तो किस तरह से हम अपनी सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को और बढ़ावा दें ताकि लोग इस तरफ आएँ? देखिए, इक्विटी का काफ़ी आई थिंक जो निकाला गया है, कम किया गया है लिमिट को, आई थिंक वो उन्होंने मिनिमम स्लैब को हटाया है और रिलैक्स बढ़ाया है, और सिंप्लिसिटी करने के चक्कर में सब पुराने काफ़ी जो रिबेट्स थी वो कम करी है। तो आई थिंक इन दैट डायरेक्शन है। पर ये बात सही है कि कोई ना कोई इंसेंटिव मिलता तो वहाँ पे डायरेक्ट होता है। इक्विटी से ज़्यादा मैं मानता हूँ आज की डेट में जो देश को ज़रूरत है, बिकॉज इक्विटी तो फिर भी एक टैक्स रेट कम है, राइट? एंड अपना एक कल्ट बनी हुई है, रिटर्न आ रहा है। फिक्स्ड इनकम के प्रति आज की डेट में मुझे लगता है सरकार को कुछ करना चाहिए। आज देखो बैंकों में डिपॉजिट आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उस पर टैक्स रेट जो है एज हाई एज 30% है। तो और इक्विटी में 12, 15, 20% है जो भी रेट है, राइट? तो और इक्विटी में रिटर्न्स भी ज़्यादा हैं। तो उस चक्कर में पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट्स वो 3, 4, 5% रह गए हैं। उस चक्कर तो मुझे लगता है उसके, और जब तक इक्विटी का कैपिटल इंडिया में ज़रूरी है, बट फिक्स्ड इनकम की कैपिटल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कैपिटल ही रियल इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के थ्रू बैंकें देती हैं। वो अगर कम रहेगा तो पिछले 12-18 महीने में और 2 साल में स्पेसिफिकली ये गायब हो गया, क्योंकि उस पर कोई इंसेंटिव नहीं रह गया है। पहले ये इंसेंटिव होता था। तो मैं चाहूँगा वित्त मंत्री स्पेसिफिकली इस बात पे ध्यान दें, इसके लिए स्पेशली कुछ इंसेंटिव लाए, अदरवाइज बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट रेजिंग में चैलेंज आएगा। ओके, कमल साहब ये बताइए, अब वेल्थ क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं तो एक ये सफ़र है, एक जर्नी है। इस जर्नी में वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? आप अपने अनुभव से और जो ग्राउंड पर आप असेस करते हैं उससे इस पर अपना नज़रिया दे सके। मैं इस पे अपना नज़रिया देता हूँ। उसके पहले मैं आपके जो पहला वाला सवाल था कि अगर वित्त मंत्री जी मेरी सुने या मैं वित्त मंत्री हूँ तो मैं क्या करना चाहूँगा। टैक्सेशन इंडिया में मोस्टली आज भी संयुक्त परिवार प्रथा है, और संयुक्त परिवार को नए भी माने तो एक परिवार में 4 लोग हैं, एक कमाता है, 4 खाते हैं। स्कूल के खर्चे हैं, रेंट है, ट्रैवलिंग है, मेडिकल है, बाकी सारी चीज़ें।
तो मैं टैक्स कैलकुलेशन के लिए पहले ही कैलकुलेट करता है कि एक सामान्य आदमी जो मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, उसके साल के मिनिमम खर्चे क्या है। वो खर्चे जितनी इनकम वो कमा रहा है तब तक 1 रुपया टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, और उसके ऊपर उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट की जगह और देता, क्योंकि जो कमा रहा है वो खर्चे में लग गया, अब उसकी एनुअल कोई रिक्वायरमेंट आई तो उसका क्या करेगा वो, तो उसके लिए तू थोड़ा और इन्वेस्ट कर। तो वहाँ तक तो आप उसको कम से कम रिबेट दो, और जब हम इन सब चीज़ों को कर लेंगे तब हम वेल्थ के बारे में सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो हम हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट में इतने फंसे हुए हैं कि वेल्थ का मौका ही नहीं मिल रहा है। ये तो फॉर्चुनेटली पिछले 3-4 सालों में कैपिटल मार्केट ने जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माहौल बनाया है, एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और उसमें फिर अनिल जी जैसे एक्सपर्ट लोगों ने लोगों को राइट डायरेक्शन दिखाया है, समझाया है, तो एक बहुत बड़ी जनता इसके साथ जुड़ी है। लेकिन वेल्थ के लिए मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कहूँगा, वेल्थ बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी चीज़ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप कम से कम 4 साल, 5 साल, 6 साल का होराइजन लेके कीजिए। आज खरीद के कल भाव मत देखिए, 3 दिन बाद आप उसके भाव मत देखिए, तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी एसेट क्लास है। पैनल डिस्कशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स पैनलिस्ट ने इवेंट में आए लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। भरोसे की चॉइस के डेली राउंड से इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि जो वेल्थ क्रिएशन का सफ़र है, इसमें आप एक्सटर्नल वेल्थ पर फोकस करने के साथ साथ इंटरनल वेल्थ पर भी जोर देंगे और बैलेंस करते हुए डिसिप्लिन तरह से आगे बढ़ेंगे। 2025 के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। और चलते हुए अनिल सिंघवी जी, थैंक यू वेरी मच, मैनेजिंग एडिटर जी बिजनेस। विकास खेमानी जी, CEO कार्लिन कैपिटल एडवाइजर्स, थैंक यू सर। और कमल पोदार साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर चॉइस, थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।